नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी क्यों नहीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में अंतिम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व युद्ध द्वितीय। तो ये जो विश्व युद्ध था ये 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 तक 6 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें लगभग जो है 70 देशों ने इसमें भाग लिया। इस विश्व युद्ध का जो व्यापकता इतनी ज़्यादा थी कि इसमें करोड़ों लोग मारे गए, यहाँ तक कि सिविलियन को भी इसमें मौत के घाट उतारा गया। अब बात करते हैं तो ये जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय जो पूरा विश्व था वो 2 भागों में बट गया था। एक भाग मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, जिसमें जो मुख्य कंट्रीज़ थी जो उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी उसमें इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस था। और दूसरा जो ग्रुप था जिनको धुरी राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें मुख्य रूप से जो कंट्रीज़ थी उसमें इटली, जर्मनी और जापान सम्मिलित थे। युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिक इसमें पार्ट लेते हैं और युद्ध में जो महाशक्तियां थी उसने अपनी सारी जो मशीनरी थी, सारा आर्थिक इकोनॉमिक जो उनके पास पैसा था, जो भी उनकी क्षमता थी, उसको इस युद्ध में उन्होंने झोंक दिया था। अब हम बात करें तो इस युद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गई थी, क्योंकि इनके महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसमें असैनिक नागरिक का नरसंहार किया गया, मतलब सिविलियंस को भी इसमें मारा गया, और इसमें परमाणु हथियार और रासायनिक हथियारों का भी उपयोग इसमें किया। युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण आपको मैं तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें है द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो युद्ध था ये 6 सालों तक लड़ा गया। इस युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से होती है, जब जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है। इस युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग जो है 70 देश भाग लेते हैं। युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण से प्रारंभ होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेले का नाम डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में जो हुआ था, और ये जो है म्यूनिक पैक्ट जो है जो इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा तुष्टीकरण किया जा रहा था, उसके जो है चरम सीमा इसको कहा जाता है म्यूनिक पैक्ट, जिसके अंतर्गत जर्मनी द्वारा चेकोस्लोवाकिया के अधिकार को इन्होंने तुष्टीकरण के तहत सहमति प्रदान की थी। जर्मनी ने वर्साई की संधि को 1935 में ब्रेक करना चालू किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में चालू होता है, और जिसका लाभ उठाकर हिटलर जो है ऑस्ट्रिया में उग्र राष्ट्रवाद को पनपने देता है और वहाँ पर उसका जो है राजनीतिक फ़ायदा उठाता है। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का सबसे पहला शिकार जो है स्पेन ही होता है। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को बरबोसा योजना कहा गया है। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 को प्रवेश किया। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 को शामिल होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है, क्योंकि यह संधि जो है आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। केवल जो जीती हुई कंट्री थी वो सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से जो भी शर्तें थी, इस शर्तों की डिसाइड किए गए थे। इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो मेरा एक पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने वर्साई की संधि को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को जाता है, क्योंकि जब ये मास्को अभियान पर जाते हैं तब ये जर्मनी को पराजित होना पड़ता है और वो हार के वापस आता है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल 6 अगस्त 1945 को किया था, जिसमें 2 प्रकार के बम, 2 नाम थे उन बम के, एक लिटिल बॉय, एक फैट मैन, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा फेंका गया था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटम बम गिराए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था, जबकि लास्ट जब 9 अगस्त 1945 को जब नागासाकी पर बम गिराया जाता है, तब भी उस बम के कारण जापान जो है दहशत में आ जाता है और वो घुटने टेक देता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो एक बॉडी है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और काम कर रही है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ही है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही होती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि की ओर जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ, और इटली में हम जानते हैं कि वहाँ पर मुसोलिनी, और जर्मनी में हिटलर ने अपनी सत्ता जो है एस्टैब्लिश की। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था।
हमें पता है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को जो भी वादे किए गए थे वो उनको पूरा नहीं किया गया, और इसी कारण जनसमूह जो इटली का था वो वहाँ की तात्कालिक सरकार के विरुद्ध हो गया, और इसी का फ़ायदा उठाकर मुसोलिनी ने अपनी सत्ता वहाँ पर तानाशाही सत्ता स्थापित की। इसी प्रकार जर्मनी पर जो शर्तें वहाँ आरोपित की गई थी, तो इस प्रकार इटली में अधिनायकवाद का उदय होता है। यही स्थिति जर्मनी में भी थी और हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की और जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। तो मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने आक्रामक नीति अपनाई और दोनों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग दिया और अपनी शक्ति बढ़ाने में दोनों लग गए, और उन्हीं की नीतियों के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध कहीं ना कहीं होता है। एक साम्यवादी प्रवृत्ति की बात करें तो उस समय जो परिदृश्य चल रहा था, उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो जिस कारण हर देश जो भी कंट्री थी उसके पास बहुतायत में माल पैदा हो रहा था और उत्पादन बढ़ रहा था, उसके लिए वो दूसरे उपनिवेश ढूंढ रहे थे। इस प्रकार जो है साम्राज्यवाद की होड़ सभी देशों के बीच में चल रही थी। यूरोपीय गुटबंदी की बात करें तो जब साम्राज्यवाद की होड़ चल रही थी तो एक दूसरे में वैमनस्य होना जो है तय था, और एक दूसरे कंट्रीज़ के प्रति द्वेष बढ़ रहा था, तो लोग अपने लिए सपोर्टर ढूंढ रहे थे, और वही सपोर्टर ढूंढने के चक्कर में गुटबंदी चालू हुई। और जो हम बात करते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, उसी जो है गुटबंदी का परिणाम था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो है गुटबंदी के बाद हथियार की जो है होड़ चालू होती है। अलग अलग प्रकार के हथियार बनाए जाना चालू होते हैं, जिसमें परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार, ये सब भी इसमें शामिल किए जाते हैं। विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव हम बात करें तो 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने जब अमेरिकन शेयर बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, तो इसका द्वितीय विश्व युद्ध होने के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कारण के रूप में देखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी देशों में उत्पादन घट गया, बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी चरम पर पहुंच गई, उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार, सब आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव इस पर पड़ा। जर्मनी की स्थिति सबसे बुरी हो गई और हिटलर ने इस स्थिति का लाभ उठाया और वर्साई संधि को इस स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराया, और जो है वह अवसर देखते हुए इस स्थिति का फायदा उठाते हुए तानाशाह बन बैठा। तुष्टीकरण की नीति मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अगर हम वजह बताएं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तो ये तुष्टीकरण की नीति है, क्योंकि इस नीति का पालन जो भी पूंजीवाद समर्थक देश थे उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी के लिए किया, और वो कभी भी उनका विरोध खुलकर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें साम्यवाद का भय था, और एकमात्र साम्यवाद से लड़ने के लिए उन्हें हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह की आवश्यकता थी। तो तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बनी। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने जर्मनी, इटली की आक्रामक नीतियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की बढ़ती शक्ति से इंग्लैंड और फ्रांस को खतरा महसूस होता था, और दूसरी ओर जर्मनी और इटली जापान धुरी राष्ट्रवाद संवाद के जो है विरोधी थे। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस चाहते थे कि फांसीवादी शक्तियाँ को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ जर्मनी और इटली ही रोक सकते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार की नीतियां, आक्रामक नीतियां और साम्राज्यवाद की नीति जर्मनी और इटली अपना रही थी, उसके खिलाफ किसी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। आगे हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का हम अगर उत्तरदायित्व की बात करें कि किस देश पर इसका उत्तरदायित्व हम कह सकते हैं, तो इतिहासकारों के हिसाब से जब हिटलर जो जर्मनी है वो पोलैंड पर आक्रमण करती है, उससे जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ बताया जाता है। लेकिन इसके पीछे कई और कारण हैं। अगर हम बात करें, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि सोवियत संघ और जर्मनी की अगर संधि नहीं हुई होती तो भी द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, क्योंकि जर्मनी को जब अपने पूर्वी तरफ से एक सपोर्ट मिल गया और आगे युद्ध ना होने का भय खत्म हो गया, तभी वो पश्चिम की तरफ, पोलैंड की तरफ आगे उसने आक्रामक नीति अपनाई। इसके साथ हम द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जब जर्मनी के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल जो है स्टार्ट हो जाता है। शीघ्र ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक जो युद्ध लड़ा गया वो सिर्फ धमकियों पर आधारित था। उसमें इसलिए इसको फोनी वार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तव में युद्ध नहीं लड़ा गया, जबकि जो विभिन्न कंट्रीज थी वो एक दूसरे को धमकी दे रही थी, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन वास्तव में युद्ध जैसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया
और जून 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम और हॉलैंड के अतिरिक्त इतने आगे वो पहुंच चुके थे कि फ्रांस को भी आत्मसमर्पण करने के लिए बाधित होना पड़ा। और फ्रांस के बाद इंग्लैंड की बारी आई तो जर्मन बम वर्षकों ने इंग्लैंड पर हवाई आक्रमण कर उसे बर्बाद करने की योजना बनाई, लेकिन वह ऐसे करने में सफल नहीं हो पाए क्योंकि इंग्लैंड भी काफ़ी शक्तिशाली था और नौसैनिक रूप से काफ़ी मजबूत था। और जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, परंतु सोवियत संघ ने मॉस्को की ओर जर्मनी सेना को पहुंचने से रोक दिया और हारकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। युद्ध समाप्ति की बात करें तो 1944 में पराजित होकर इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया और इससे जर्मनी का एक बहुत बड़ा सपोर्टर था इटली, इसलिए जर्मन जो भी सेना थी उसका काफ़ी मनोबल गिर चुका था। और स्टालिनग्राद में युद्ध में जर्मनी को पराजित कर सोवियत सेना आगे बढ़ते हुए बर्लिन तक पहुंच गई और बाध्य होकर 7 मई 1945 को हिटलर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 6 और 9 अगस्त को जो है 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर जो है परमाणु बम गिराकर उन्हें पूर्णतः नष्ट कर दिया और अंततः जापान ने भी अपने घुटने अमेरिका के सामने टेक दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों पर भी हम एक बार जो है चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम प्रथम विश्व युद्ध से अधिक निर्णायक हुए और इसके सिर्फ विनाशकारी प्रभाव ही नहीं दिखते हैं हमको, बल्कि कुछ प्रभाव ऐसे भी हैं जिससे विश्व इतिहास की धारा बदल गई। जैसे जनधन की काफ़ी हानि के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति इस युद्ध में समाप्त हो चुकी थी। औपनिवेशिक युग का अंत, इसको हम एक पॉजिटिवली पॉइंट बोलेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सकारात्मक जो है परिवर्तन ये होता है कि जो भी उपनिवेश थे उनमें स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी तीव्र हो गया और परिस्थितियाँ इस प्रकार हो गई कि कहीं ना कहीं जो औपनिवेशिक सरकारें थीं उनको अपने उपनिवेशों से जो है हाथ धोना पड़ा और उन्हें मुक्त करना पड़ा। अगर हम भारत के संदर्भ में ही बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। फांसीवादी शक्तियों का सफाया, चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और जो भी नाजीवाद जो जर्मनी में था और फांसीवाद इटली में था उसका भी पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई और वहाँ पर लोकतंत्र की सरकार स्थापित कर दी गई। सोवियत संघ और अमेरिका की शक्ति में वृद्धि, और जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो मुख्य जो देश थे उनमें इंग्लैंड, फ्रांस आदि का नाम लिया जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी और अब विश्व में 2 जो राष्ट्र थे रूस और अमेरिका उसको ही शक्ति के रूप में देखा जाने लगा और उन जो है विश्व की राजनीति में उनका काफ़ी हस्तक्षेप हो चुका था। साम्यवाद का तेजी से प्रसार भी हम देखते हैं कि रूस के बाद साम्यवादी जो विचारधारा है इसको कई कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया, जिसमें चीन एक मुख्य कंट्री मानी जाती है और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन के बाद जो कंट्रीज़ बने वो भी साम्यवाद की ओर कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी देखा गया है। उसके बाद वैज्ञानिक प्रगति की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो लड़ाई के लिए काफ़ी सारे हथियारों का आविष्कार किया गया। इसी प्रकार युद्ध के लिए बम वर्षक विमान बनाए गए, जेट इंजन एवं रॉकेट का निर्माण किया गया, रडार का भी विकास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण था इसमें परमाणु बम का निर्माण, जिसका उपयोग अमेरिका ने जापान के विरुद्ध किया था। तो युद्ध की समाप्ति के बाद परमाणविक हथियारों के निर्माण की दौड़ जो है विश्व में आरंभ हुई और सभी देशों ने एक परमाणविक शक्ति बनने के लिए परीक्षण चालू किए। भारत ने भी काफ़ी देर से चालू किया, लेकिन भारत ने भी अंततः परमाणु परीक्षण कर अपने को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र की होने का गौरव हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना एक बहुत ही जो है सकारात्मक परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि राष्ट्र संघ जो 1919 में एस्टैब्लिश हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वह अपने कार्यों को पूर्ण करने में और अपने दायित्वों को निर्वहन करने में सही साबित नहीं हुआ। तो लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है, वो आज भी विश्व पटल पर शांति स्थापित करने में सही तरीके से काम कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी सीरीज कंप्लीट होती है और इसके बाद हम अगले सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।